मैं अपनी पहली रात को सुहाग सेज पर बैठी हुई अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। मेरा पति बहुत हैंडसम और गजब की कदकाठी का था। उन्हें पहली बार देखते ही मेरे अरमान मचलने लगे थे। तब से लेकर आज तक मैंने ना जाने इस रात को लेकर जाने क्या क्या सोच रखा था। तभी मेरे पति कमरे में आए और उन्होंने आते ही बिना एक पल गवाए जो तहलका मचाया। उन्होंने तो हर तरफ से मेरी तो हालत खस्ता। मेरा नाम रचना है। मेरे पापा रेलवे में काम करते थे। मेरी एक छोटी बहन और एक बड़ा भाई है। मेरे बड़े भाई की भी शादी हो चुकी है और उनका एक 2 साल का प्यारा सा बेटा है। मेरी छोटी बहन का नाम शीतल है। मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी और इसीलिए मेरे पापा काफ़ी दिनों से मेरे लिए अच्छे अच्छे रिश्ते तलाश कर रहे थे। आज मुझे लड़के वाले देखने आने वाले थे, जिस वजह से पापा बहुत ज़्यादा परेशान थे कि पता नहीं मैं लड़के वालों को पसंद आऊँगी भी या नहीं। दरअसल लड़का मुंबई में एक बहुत बड़ी कंपनी में इंजीनियर है। पापा यही चाह रहे थे कि बस कुछ भी करके ये रिश्ता पक्का हो जाए। इस रिश्ते के बारे में पापा को उनके एक खास दोस्त ने बताया था। शाम को जब वह लोग घर आए तो मैंने लड़के को देखा। लड़का वाकई में बहुत सुंदर था, लंबा, गोरा, गजब की पर्सनैलिटी। लड़के का नाम राजीव है। उन लोगों को मैं भी पसंद आ गई थी, क्योंकि मैं भी कोई कम नहीं थी। मैं भी दिखने में बहुत सुंदर हूँ। कुछ दिनों में हमारी सगाई भी हो गई और अब शादी के लिए वह लोग जल्दबाजी कर रहे थे। वह चाह रहे थे कि हमारी शादी 15 दिन के अंदर ही हो जाए, क्योंकि राजीव सिर्फ 15 दिन की छुट्टी लेकर ही यहाँ आए हुए थे। पापा ने उनसे कई बार कहा भी कि इतनी जल्दी सारे इंतज़ाम कैसे हो पाएंगे, लेकिन जब उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़िद की तो फिर पापा मान गए। जल्दी ही शादी की रस्में शुरू हो गई थीं। मैं विदा होकर अपने मायके से ससुराल जा रही थी। मुझे अपनों से बिछड़कर बहुत रोना आ रहा था। तब राजीव ने कहा कि आप लोग रचना की बिल्कुल भी फिक्र मत करिएगा। अब रचना मेरी जिम्मेदारी है। मैं कभी भी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। उसे हर खुशी दूंगा। वह जब चाहे तब आप लोगों के पास आ सकती है, आपसे बात कर सकती है और आप लोग भी उससे मिलने आ सकते हैं। अगर उसका मेरे घर से रिश्ता जुड़ा है तो मेरा भी तो अब इस घर से रिश्ता जुड़ गया है। राजीव के मुंह से ये सारी बातें सुनकर मुझे दिल ही दिल में तसल्ली हुई थी और मेरे मम्मी पापा के चेहरे पर भी मुझे ये संतोष साफ नज़र आ रहा था कि वह मेरे लिए इतना समझदार हमसफ़र चुनकर खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। विदाई के बाद जब मैं नए घर में पहुंची तो वहां मेरा बहुत अच्छे से स्वागत हुआ। वहां सभी लोग बहुत अच्छे थे। जब मुझे अपने कमरे में ले जाया गया तो सामने जो सजावट थी उसे देखकर मेरी आंखों में तारे नाचने लगे। वहाँ फूलों की सेज बनी हुई थी, जिस पर मुझे मेरी सास ने जाकर बिठा दिया। थोड़ी देर के बाद कमरे में राजीव आ गए। मैं खुद भी न जाने कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी और न जाने कितनी ही तरह के मैंने सपने भी देख लिए थे। राजीव मेरे पास आकर बैठ गए और मुस्कुराते हुए कहने लगे, सब लोग मुझसे कह रहे थे कि तुम्हारी बीवी तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल परियों के जैसी है। वह मेरी तारीफ करते हुए कहने लगे, ज़रा अपना घूंघट तो हटाओ, मैं भी तो देखूं कि कहीं मेरे इस चांद में कोई दाग तो नहीं। ये कहते हुए राजीव मेरे थोड़ा और करीब आ गए, लेकिन तभी मुझे बहुत बुरी बदबू लगी। दरअसल वह महक शराब की थी। मैंने तुरंत ही राजीव से कहा कि आपने शराब पी रखी है, लेकिन आपने तो बताया था कि आप ड्रिंक नहीं करते हैं। इस पर राजीव कहने लगे, अरे वो तो आज मुझे शादी की खुशी में दोस्तों ने जिद करके पिला दी थी, वरना मैं तो शराब को हाथ तक नहीं लगाता। लेकिन उस वक्त उस महक को बर्दाश्त करना मेरे लिए नामुमकिन हो रहा था। मैंने तुरंत ही राजीव से कहा कि आप प्लीज़ थोड़ा पीछे हट जाइए, क्योंकि मुझे उल्टी आ जाएगी। मेरा इतना कहना था कि राजीव ने तुरंत ही खींचकर एक चांटा मेरे गाल पर मारा। मैं तो शॉक्ड रह गई थी कि अचानक से ये क्या हुआ। राजीव मुझ पर चिल्लाते हुए कहने लगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे मना कर रही हो। मेरी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे थे। वह मुझ पर चिल्लाते हुए बोले, आज के बाद कभी मुझे मना करने की हिम्मत मत करना। जो मैं कहता जाऊं चुपचाप वही करना।
राजीव के ऐसे व्यवहार से मैं बहुत बुरी तरह से डर गई थी। मैंने अपनी पहली रात को लेकर ना जाने कितने अरमान सजाए थे और मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया था। राजीव ने उस रात मेरे साथ जो किया उससे मेरी आत्मा छलनी हो गई थी। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मेरी शादी किसी इंसान से हुई है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह तो कोई जानवर है। जैसे एक जानवर जब भूखा होता है और उसके हाथ में कोई मांस का लोथड़ा लग जाए तो वह कितनी बेरहमी से उसे नोच नोच कर खाता है, ठीक उसी तरह से मुझे आज महसूस हो रहा था। वह पूरी रात मेरी रोते रोते ही बीत गई। अगली सुबह मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला, लेकिन मेरे शरीर पर जो निशान दिख रहे थे उन्हें देखकर मुझे अब बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जब मैं कमरे से निकलकर बाहर जाऊंगी तो मेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे। इसीलिए मैंने उस दिन फुल स्लीव्स वाला ब्लाउज पहन लिया और अच्छे से घूंघट ओढ़कर अपने चेहरे के निशानों को मेकअप से भी छुपा लिया। उस दिन अपनी पहली रसोई करने के बाद जब सभी लोग खा पी कर निपटे तो राजीव ने डाइनिंग हॉल में आकर अपना एक फरमान सुनाया। वो कहने लगे कि मैं रचना को लेकर मुंबई जा रहा हूँ। मेरी सास कहने लगी, बेटा तुम अभी अकेले चले जाओ, लेकिन बहू को यहीं रहने दो। अभी कुछ दिन इसे हमारे साथ भी घुल मिल लेने दो, बाद में फिर तुम इसे अपने साथ ले जाना। इस पर राजीव एक बार फिर से गुस्से में कहने लगे, मैं कह रहा हूँ ना कि ये मेरे साथ अभी जाएगी, तो बस मैं उसे लेकर जा रहा हूँ। इस बार मेरी सास ने कहा कि ठीक है, लेकिन कम से कम उसके परिवार वालों को तो बुला लो, वह लोग भी इससे मिल लेंगे। इस पर राजीव गुस्से में कहने लगे, तुम भी अजीब ही हो माँ, इसमें मिलना मिलाना क्या, कल ही तो शादी करके यहाँ आई है। राजीव के मुंह से ये बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और बस अगले दिन ही मैं अकेले राजीव के साथ मुंबई के लिए चली गई। हम नए घर में आ चुके थे। वह घर देखने में बड़ा ही खूबसूरत था। राजीव मुझसे कहने लगे, देखो रचना, ये हमारे सपनों का आशियाना है। और फिर तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोले, बताओ कैसा लगा तुम्हें ये घर। मैं तो राजीव के किए हुए अत्याचार से सहमी हुई थी, इसलिए उस वक्त मैं कुछ नहीं बोली। इस पर राजीव ने मुझे अपनी तरफ घुमाकर पूछा, क्या अभी तक तुम मुझसे नाराज हो उस बात के लिए। देखो रचना, समझने की कोशिश करो, मैं उस वक्त नशे में था, बस इसीलिए मेरा तुम पर हाथ उठ गया, वरना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसीलिए तो देखो मैं तुम्हें यहाँ अपने साथ ले आया हूँ, ताकि हम दोनों के बीच कोई भी ना आ सके। अच्छा चलो, एक प्यारी सी स्माइल दे दो। राजीव के मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं हल्के से मुस्कुरा दी। मैं सोचने लगी, शायद राजीव सही कह रहे हैं, मुझे अभी उनके व्यवहार को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। हो सकता है नई नई शादीशुदा जिंदगी में इस तरह की चीज़ें होती हों। इसके बाद मैं अपने घर को सजाने में और खाना बनाने में लग गई। शाम तक सब कुछ सेट हो चुका था, इसलिए मैंने राजीव से रात में कहा कि मुझे घर पर मम्मी पापा से बात करनी है। मेरी इस बात पर राजीव थोड़ा सा खिसियाते हुए कहने लगे, अभी तो हमारा शादीशुदा जीवन शुरू हुआ है। मैंने तो सोचा था कि हम लोग पूरी रात अच्छी अच्छी बातें करेंगे, और तुम तो अपना समय खराब कर रही हो। अपने घर तुम कल सुबह बात कर लेना। मैंने उस वक्त उनकी बात में सहमति दे दी। सुबह जब राजीव ऑफिस के लिए तैयार होने लगे तो मैंने उनसे कहा कि अब एक बार मेरी माँ से बात तो करवा दीजिए, क्योंकि मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। वो कहने लगे, देखो रचना, अभी मैं ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा हूँ, शाम को आकर मैं तुम्हारी बात करवा दूंगा और तुम घर पर ही रहना। इतना कहकर राजीव तो चले गए, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। एक अजीब सी उदासी ने मुझे घेर रखा था। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ देर मैं गार्डन में टहल लेती हूँ। मैं अभी वहाँ बैठी थी कि तभी एक बॉल मेरे पास आकर गिरी। मैंने पलट कर देखा तो उसे लेने एक प्यारी सी बच्ची दौड़कर आ रही थी। वो कहने लगी, आंटी ये बॉल मेरा है। उस छोटी सी बच्ची को देखकर मुझे अपने भाई के बेटे की याद आने लगी। मैंने तुरंत ही उससे पूछा, आपका नाम क्या है बेटा? तो वह कहने लगी, पायल। उसकी मासूमियत देखकर मैंने उसे गले से लगा लिया। तभी एक आदमी दौड़कर उसके पास आया, कहने लगा, मैडम ये मेरी बेटी है, मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांग रहा हूँ, ये बहुत शरारती है, कहीं भी चली जाती है। मैंने उनसे कहा, अरे नहीं, ये तो बहुत प्यारी है।
फिर उन्होंने मुझे अपना नाम शेखर बताया और कहा कि वह यहीं मेरे घर के बगल में रहते हैं। वह मुझे अपने घर आने का न्योता भी दे गए ताकि मैं उनकी वाइफ से मिल सकूं। मैंने उनसे कहा कि मैं किसी और दिन फुर्सत से आपके घर आऊंगी, क्योंकि आपकी बेटी को देखकर मुझे अपने भाई के बेटे की याद आ गई। इस पर वह कहने लगे, फिर तो इस हिसाब से मैं भी आपका भाई हुआ, इसीलिए जब भी मौका मिले अपने भाई के घर घूमने ज़रूर आ जाइएगा। इतना कहकर वह वहाँ से चले गए। उनसे मिलकर और बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा था। शाम को जब राजीव वापस लौटे तो कहने लगे, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। उनके मुंह से ये बात सुनकर मैं खुश हो गई। उन्होंने मेरे हाथ पर तुरंत ही एक मोबाइल फ़ोन रख दिया। उसे देखकर तो मैं उछल पड़ी, क्योंकि खुद का मोबाइल फ़ोन होना इस वक्त मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। खाना खाने के बाद मैं राजीव को बताने लगी कि आज मैं हमारे गार्डन में थोड़ी देर टहलने के लिए गई थी। तभी वहाँ मुझे हमारे बगल में रहने वाले एक भाई मिले जो बहुत अच्छे लोग हैं। वह मुझे घर आने का न्योता दे रहे थे ताकि मैं उनकी पत्नी से मिल सकूं। मेरा इतना कहना था कि राजीव पूरी तरह से भड़क गए। कहने लगे, तुम ऐसे किसी को भी अपने घर में घुसा लोगी? मैंने उनसे कहा कि आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी इतनी सी बात पर वह कहने लगे, क्या कह रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है? आज तुम उसे गार्डन में मिल रही हो, कल घर में घुसाओगी और परसों बेडरूम में बुला लोगी। राजीव की इस बात से तो मुझे सदमा सा लग गया। मैंने कहा, आप ये कैसी बकवास कर रहे हैं? वो तो मेरे भाई समान हैं। उनकी बेटी को देखकर मुझे अपने भाई का बेटा याद आ गया, बस और कुछ नहीं। इतना कहकर मैं भी गुस्से में वहाँ से किचन में चली गई। थोड़ी देर के बाद राजीव मेरे पीछे आए और कान पकड़कर सॉरी कहने लगे। बोले, रचना, तुम जानती नहीं हो, ये मुंबई है, बहुत बड़ा शहर। यहाँ पर लोगों के अंदर इंसानियत नहीं होती बल्कि हैवानियत होती है। तुम तो छोटे शहर से आई हो, इसलिए तुम्हें उतनी चालाकी नहीं है। यहाँ कोई भी तुम्हारा फ़ायदा उठा सकता है। बस मैं तो तुम्हें इसीलिए समझा रहा हूँ। मैं फिर से उलझन में पड़ गई कि क्या वाकई में जो मैं सोच रही हूँ वो सही है या जो राजीव कह रहे हैं वो सही है। तभी राजीव मुझसे कहने लगे, चलो अपनी आंखें बंद करो, तुम्हारे लिए एक और नया सरप्राइज़ है। वह मुझे जैसे ही कमरे में लेकर गए और मैंने आंखें खोली तो मैं दंग रह गई, क्योंकि सामने एक शराब की बोतल और गिलास रखा हुआ था। मैंने उनसे पूछा, ये क्या है राजीव? तो वो कहने लगे, आज हम दोनों अपनी शादी को सेलिब्रेट करेंगे और कल संडे है तो हम देर तक सोते रहेंगे। लेकिन मैंने राजीव से कहा कि मैं ये सब नहीं पीती हूँ। इस पर राजीव कहने लगे, अरे तुम तो पागल हो, ये शराब थोड़ी ना है, इसे तो वाइन कहते हैं और इस सब से कुछ भी नहीं होता, बल्कि बहुत मज़ा आता है। तभी राजीव ने उसे गिलास में निकाला और कहने लगे, लो इसे पीकर देखो। लेकिन मुझे उसमें से बहुत बुरी महक आ रही थी। मैंने उनसे पीछे हटते हुए कहा कि मैं ये नहीं पी सकती। मैंने जैसे ही उनसे हाथ छुड़ाकर भागने की कोशिश की, तभी राजीव ने मुझे गुस्से में बहुत मारा। कहने लगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मना कर रही हो? और इसके बाद राजीव ने मुझे वह गंदी चीज़ ज़बरदस्ती पिला दी। मैं तो मना करती ही रह गई थी और उसके बाद मैंने अपना पूरी तरह से होश खो दिया। फिर मेरे साथ क्या हुआ उसका मुझे कुछ पता चला ही नहीं। अगले दिन जब मैं सुबह उठी तो मेरे पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा था और अपने शरीर की हालत देखकर मुझे बहुत रोना आ रहा था। जगह जगह से ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने मेरे शरीर पर कीलें ठोक दी हों। राजीव अभी भी सो रहा था। मैंने तुरंत ही अपनी माँ को फ़ोन लगाया और मैं रोकर कहने लगी, माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। माँ मुझे समझाते हुए बोली, बेटा, शुरू शुरू में सब कुछ अनजान होता है, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, दामाद भी तो वैसे भी बहुत अच्छे हैं। तुम बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें ऐसा पति मिला। मैं तो चाहती हूँ कि बिल्कुल ऐसा ही लड़का हमें शीतल के लिए भी मिल जाए। मेरा इतना सुनना था कि तभी मैंने माँ से कहा, नहीं माँ, ऐसा मत बोलो। लेकिन तब तक माँ ने भाभी को फ़ोन पकड़ा दिया। मैंने सोचा कि मैं भाभी से अपने दिल की बात करके देखती हूँ। मैंने उनसे कहा कि ये मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, पर मेरी किसी बात से खुश भी नहीं होते। इस पर भाभी भी मुझे समझाने लगी कि रचना, फिक्र मत करो, इस सब में थोड़ा टाइम लगता है,
तुम उन्हें खुश रखा करो, जैसा बोले वैसा करो। पति को खुश रखना ही हम पत्नियों का धर्म है। इसके बाद मैंने तो फ़ोन काट दिया, लेकिन मैं यही सोच रही थी कि ये मेरे जीवन के साथ क्या हो रहा है। इसी तरह से दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन राजीव का पागलपन कम नहीं हो रहा था, बल्कि बढ़ता जा रहा था। मैं इस अकेलेपन से भी तंग आ चुकी थी। राजीव मुझे ना तो अपने घर पर किसी से बात करने देता था और ना ही कहीं बाहर लेकर जाता था। ऑफिस जाने के बाद भी वह हर घंटे में मुझे कॉल करता था और गलती से भी अगर मेरा फ़ोन बिज़ी आ जाए तो वह हंगामा मचा देता था। मेरे दिमाग की सारी नसें फटने लगती थीं, जिस वजह से मैं चाहकर भी अपने घर वालों से बात नहीं कर सकती थी। इसीलिए राजीव के ऑफिस जाने के बाद मैं कुछ देर गार्डन में चली जाती थी। आज भी जब मैं गार्डन में बैठी थी, तभी शेखर भैया वहाँ अपनी पत्नी के साथ आए और उन्होंने मुझे अपनी पत्नी निशा से मिलाया। उनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद वह मुझे अपने साथ घर पर भी लेकर गए। वह दोनों पति पत्नी अपनी प्यारी सी बेटी के साथ हंसी खुशी रह रहे थे। लेकिन ना जाने कैसे पर निशा भाभी ने मेरे दिल की तकलीफ को कुछ कुछ समझ लिया। मैंने उन्हें सब कुछ खुलकर तो नहीं, पर थोड़ा बहुत बताया, जिस पर वह कहने लगी कि तुम्हें अपने पति से बात करनी चाहिए, क्योंकि शादी के बाद सिर्फ पति की ही खुशियां मायने नहीं रखती, पत्नी की भी रखती हैं। तुम्हारा भी कुछ आत्मसम्मान है और इस तरह का व्यवहार इस रिश्ते को आखिर किस दिशा में मोड़ देगा। निशा भाभी की बातों से मुझे बहुत तसल्ली मिली थी। इसके बाद से मैं हर दूसरे तीसरे दिन निशा भाभी से मिलने चली जाया करती थी। उनसे मुझे जो अपनापन मिलता था वो तो अपने घर वालों से भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि घर वालों को तो बस हर बात में मुझे ही समझा देना होता था और दुनियादारी की वही बातें कि तुम्हें ही निभाना पड़ेगा, तुम्हें ही एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैं पेट से हूँ। मैं तुरंत ही खुशी खुशी ये खबर अपनी माँ और भाभी को बताई। ये सुनकर सब बहुत खुश हुए। मैंने अपने ससुराल में सास ससुर को भी ये बात कही तो वह कहने लगी, बहू हम लोग 4-5 दिनों में ही अब तुम्हारे पास आ रहे हैं। मैं अब तुम्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर मैं भी खुश हो गई कि चलो कम से कम कोई तो मेरे पास आएगा। जब कोई साथ रहेगा तो शायद राजीव के व्यवहार में कुछ बदलाव आ जाए। ये सोचकर मैं बहुत खुश थी कि तभी घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो शेखर भैया हाथ में टिफ़िन लिए सामने खड़े थे। मैंने उनसे कहा, आइए भैया अंदर आइए, क्या लेकर आए हैं? तो वो कहने लगे कि तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बनाकर भेजा है। डिब्बा मुझे पकड़ाने के बाद भैया वापस लौट रहे थे कि तभी राजीव आ गए। भैया ने राजीव को हेलो बोला और बताया कि मेरी वाइफ ने हलवा बनाकर भेजा था, वही देने आया था। आप दोनों भी कभी हमारे घर आइएगा। उनकी इस बात पर राजीव ने कोई जवाब नहीं दिया तो वह वहाँ से चले गए। राजीव ने दरवाज़ा बंद किया और मेरी तरफ घूर कर देखने लगे। मैंने उनसे कहा, आज तो आप जल्दी आ गए। इस पर वह गुस्से में बोले, हाँ इसीलिए तो अब पता चला कि मेरे नहीं रहने पर किस किस को मेरी पीठ के पीछे घर बुलाया जाता है। उनकी इस बात से मैं सहम गई। मैंने कहा कि आप ये क्या कह रहे हैं? भैया अभी आए थे। राजीव ने गुस्से में कहा, जब तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारा मुझे किसी भी पराये मर्द से मिलना पसंद नहीं तो क्यों मिलती हो? क्या तुम्हें मुझ में कोई कमी नज़र आती है? मैंने तुम्हें घर, कपड़े, गहने, प्यार सब कुछ दिया, पर तुम्हें तो दूसरों की थाली में देखने की आदत है। औरतों का यही तिरिया चरित्र होता है। एक आदमी से तो मन ही नहीं भरता। राजीव की ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने चिल्लाकर कहा, बस करिए, बहुत हो गया। तभी राजीव कहने लगे, पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम पेट से हो, और तुमने मुझे पहले ये बात बताने की जगह मेरे घर फ़ोन करके बता दी। मम्मी पापा 4-5 दिन में ही यहाँ आ रहे हैं और फिर वह यहीं रहेंगे। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, मुझे अभी कोई बच्चा नहीं चाहिए। मैं ये दवा लाया हूँ, इसे चुपचाप खा लो, इससे ये बच्चा हमारे रास्ते से हट जाएगा। मैं हैरत से राजीव को देखने लगी। मैंने कहा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ऐसा कोई घटिया काम नहीं करूँगी। ये हमारा पहला बच्चा है और मुझे ये बच्चा चाहिए। राजीव ने चिल्लाकर कहा, लेकिन मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए।
मैंने एक बार फिर से इनकार किया तो राजीव ने गुस्से से अपना बेल्ट निकाला और फिर आगे वही हुआ जिसका मुझे डर था। कहने लगे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे इनकार करने की? तुझे 1000 बार समझाया है कि मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। राजीव ने मुझ पर इतना जुल्म किया कि मैं कब बेहोश हो गई मुझे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब उठी तो राजीव मेरे पास आ गया। कहने लगा, तुम्हें दर्द हो रहा होगा ना? और बड़ा भोला बनकर कहने लगा, तुम भी तो हो, मेरी बात क्यों नहीं मानती हो? देखो, हमारी अभी शादी हुई है और अभी से बच्चे की जिम्मेदारी मैं नहीं लेना चाहता। 2-3 साल हमें खूब मौज मस्ती करनी चाहिए, उसके बाद देखी जाएगी। तुम खुद भी तो सोचो, बच्चों के आने के बाद क्या तुम मुझे टाइम दे पाओगी? देखो रचना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए तो मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच कोई भी आए। चलो चुपचाप ये दवा खाओ और आराम करो। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं वहीं से माँ को फ़ोन करके कह दूँगा कि तुम्हारा बच्चा गिर गया। इतना कहकर राजीव तो बड़ी आसानी से घर से बाहर निकल गए और मैं सदमे में बैठी हुई थी। तभी मेरे मोबाइल पर भाभी का फ़ोन आने लगा। वह मुझसे मजाक करते हुए बोली, और ननद जी, सब ठीक ठाक तो है? अब तो राजीव जी आपको ज़मीन पर पैर भी नहीं रखने देते होंगे। मैंने तुरंत ही रोते हुए कहा, भाभी, इन्हें अभी बच्चा नहीं चाहिए, ये तो मेरे लिए दवा लाए हैं। ये सुनकर भाभी चुप हो गईं। फिर कुछ देर बाद बोली, कोई बात नहीं रचना, हो सकता है अभी वह बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हो। तुम लोग 2 साल बाद बच्चा कर लेना। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। कोई भी ऐसा नहीं था जो मुझे समझने की कोशिश करे। धीरे धीरे राजीव की हर हरकत बढ़ती जा रही थी। एक दिन मैंने अपनी माँ से कहा कि वह मुझ पर बहुत हाथ उठाते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते हैं। माँ मुझे समझाने लगी कि देखो बेटा, हर पति पत्नी में लड़ाई होती है और दोनों में से किसी एक को समझौता तो करना पड़ता है। अगर वह तुझ पर गुस्से से हाथ उठा भी रहा है तो क्या तू घर छोड़ देगी? शादी के बाद हर लड़की को एडजस्ट करना पड़ता है। मायके में अब तुम मेहमान हो, 4 दिन रहकर चली जाओगी तो सभी तुम्हारी इज्जत करेंगे, लेकिन अगर यहाँ रहने आ गई तो फिर तुम्हें बहुत बुरा समझेंगे और माँ बाप से ज़्यादा तो बोझ पड़ोसियों को लगने लगता है। फिर तुम ये भी तो सोचो कि तुम्हारी अभी एक कुंवारी बहन भी घर में बैठी है। माँ मुझे समझाते हुए कहने लगी कि तुम राजीव को प्यार से समझाओ, वह तुम्हारी बात जरूर समझ जाएगा। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे पापा को कुछ दिनों के लिए वहाँ भेज दूँ। मैंने घबरा कर माँ को मना कर दिया, कहा कि नहीं, मैं ठीक हूँ। शाम को जब राजीव घर वापस लौट कर आया तो मुझ पर बुरी तरह से चिल्लाने लगा। कहने लगा कि तुम मेरी अपनी माँ से शिकायत करती हो और मैं ये कहती हो कि मैं तुम्हें मारता पीटता हूँ। ये कहते कहते ही राजीव ने मेरा फ़ोन मेरे हाथ से छीन कर तोड़ दिया। मैंने राजीव से कहा भी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है तो वो कहने लगा, अपना सामान उठाओ और वापस अपने माँ बाप के घर चली जाओ, और हाँ, दोबारा यहाँ लौट कर आने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं राजीव को समझाने की कोशिश करने लगी कि आप मेरी कभी कोई बात समझते क्यों नहीं हैं, लेकिन राजीव तो अपने अहम में इतना अंधा हो चुका था कि वह कुछ भी सुनना समझना ही नहीं चाहता था। मैं भी अपनी ज़िंदगी से एक समझौता सा कर लिया और हर रोज़ घुट घुट कर जीने लगी। राजीव जब भी हाथ उठाता तो चुपचाप मार खा लेती। पूरी कोशिश भी करती कि कभी उसकी किसी बात पर इनकार ना करूं। वह जो मन मर्जी मेरे साथ करता, मैं कभी उफ भी ना करती, चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ़ क्यों ना होती। ये सब मैं सिर्फ ये सोचकर बर्दाश्त करती रही कि शायद एक दिन तो वह आएगा जब राजीव सुधर जाएगा और मैं अपने माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी। धीरे धीरे 2 साल बीत गए और इन 2 सालों में मैंने न जाने कितनी ही मौतें मरी। इन 2 सालों में ना तो मैं किसी से बात कर पाती थी और ना ही किसी से मिलने की आज़ादी थी। बस चोरी चुपके मैं निशा भाभी से ही मिलने चली जाती थी। ये 2 साल मुझ पर बहुत भारी गुजरे थे, क्योंकि राजीव के कहने पर मैंने उस दिन गोली तो खा ली थी, पर उससे मुझे इस कदर नुकसान पहुंचा कि फिर मैं चाहकर भी माँ नहीं बन पा रही थी। और इधर मेरे ससुराल वालों का दबाव मुझ पर बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास गई तो मुझे पता चला कि उस एक गोली को खाने से
मुझ में इतनी कमियां हो गई हैं कि अब मैं माँ नहीं बन पा रही थी और बस उस गलती का खामियाजा मुझे इतनी दर्द और तकलीफ से भुगतना पड़ा कि जिसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। मेरा इलाज शुरू हुआ और उस इलाज के दौरान मेरे साथ जिस तरह के ट्रीटमेंट हुए, उन्होंने मेरी जान ही निकाल कर रख दी थी। मेरी पूरी हालत, मेरा पूरा शरीर खराब हो गया था। ये सब कुछ सिर्फ राजीव की उस एक जिद की वजह से था। लेकिन राजीव को अभी भी मुझसे कोई मतलब नहीं था। उसे मेरी तकलीफ कभी दिखाई ही नहीं देती थी। उसे तो लगता था कि जैसे वह मुझे कीमती चीज़ें ला कर दे देता है तो बस बहुत बड़ा एहसान करता है। जबकि एक औरत हमेशा अपने पति से इज्जत और सम्मान की ज़्यादा उम्मीद रखती है। जैसे तैसे 1 साल के लंबे और तकलीफ भरे इलाज के बाद मैं माँ बन गई। जिस दिन मुझे लेबर पेन स्टार्ट हुआ तो मुझे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहाँ भी राजीव डॉक्टर से लड़ गया। कहने लगा कि मेरी बीवी का ऑपरेशन कोई मेल डॉक्टर नहीं करेगा। सभी लोग उसे समझा रहे थे कि इस वक्त मेरी जान पर बनी हुई है, लेकिन वह अपनी जिद में इस कदर अंधा था कि उसे मेरी जिंदगी की कोई परवाह नहीं थी। वह मुझे तुरंत ही वहां से उठाकर दूसरे अस्पताल लेकर गया। इसके बाद वहां मुझे एक प्यारी सी बेटी पैदा हुई। बेटी की पैदाइश के बाद मुझे एक उम्मीद जगी कि शायद अब राजीव कम से कम बच्ची की खातिर ही सही, लेकिन मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। लेकिन मेरी सोच गलत साबित हुई, बल्कि उल्टा ही हो गया कि राजीव तो अपनी बच्ची से हर वक्त चिढ़ा रहता था। कहने लगा कि मुझे तो लड़का चाहिए था, लड़की नहीं। मैंने राजीव को समझाने की बहुत कोशिश की कि वह हमारी प्यारी बेटी है और लड़का और लड़की क्या होता है। आपको बेटा चाहिए तो बेटा भी मिल जाएगा, लेकिन बेटियां भी बहुत प्यारी होती हैं। एक बार आप उसे अपनाकर तो देखो। लेकिन राजीव के कान पर कोई जू नहीं रेंगी। मैंने भी उसे समझाना बंद कर दिया था और अपनी बच्ची में ही अपनी दुनिया देखने लगी थी। इधर राजीव मेरे साथ अब और भी ज़्यादा बुरा व्यवहार करने लगा था। धीरे धीरे 4 साल बीत गए और अब तो राजीव मेरी बच्ची के साथ भी बहुत बुरी तरीके से पेश आने लगा। उसका जब दिल आता तब उस पर भी हाथ उठा देता। अगर उससे गलती से भी कोई चीज़ गिर जाती तो उसे इस कदर मारता जैसे न जाने वह कितनी समझदार हो गई हो और उसने जानबूझकर ये गलती की हो। मैंने कई दफ़ा राजीव को समझाने की कोशिश की कि वह अभी बहुत छोटी बच्ची है, उसे इतनी समझ नहीं है, लेकिन राजीव को तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। राजीव आए दिन मुझे और मेरी बेटी को बद्दुआ देता, बहुत गंदी गंदी बातें बोलता, जिन्हें सुनकर मेरी आत्मा हर वक्त रोती रहती थी। लेकिन अब धीरे धीरे मेरे दिल में राजीव के लिए नफरत पैदा होने लगी, क्योंकि एक औरत अपने ऊपर सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने बच्चों पर किसी भी तरह की आंच नहीं झेल सकती। और फिर आखिरकार एक दिन वो आ गया जब मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे कठिन फैसला लिया, क्योंकि उस दिन मेरे बर्दाश्त करने की सारी इंतहा पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। मैं किचन में खाना बना रही थी, तभी मुझे याद आया कि छत से कपड़े उतारना तो मैं भूल ही गई हूँ। मैं छत से कपड़े नीचे उतार कर लौटी तो मुझे अपनी बेटी की आवाज़ कहीं भी सुनाई नहीं दे रही थी। एक अजीब सा सन्नाटा पूरे घर में पसरा हुआ था। तभी मेरी नज़र सामने पड़े हुए जूतों पर पड़ी, जिससे मैं समझ गई कि राजीव घर लौट आए हैं। मैं तुरंत ही कमरे में गई तो कमरे का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ चुके थे। राजीव ने मेरी बेटी पर हाथ उठाया था, उसके सर से खून निकल रहा था। न जाने उस आदमी ने मेरी बेटी के सर पर ऐसा क्या दे मारा था, और खुद वह नशे में धुत होकर बिस्तर पर पड़ा था। उसे तो इतना भी होश नहीं था कि उसने अपनी बेटी का क्या हाल कर दिया था। मैं अपनी बेटी को ऐसे देखकर बुरी तरह से हड़बड़ा गई। उसके सर से खून बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं रोए चली जा रही थी और कभी राजीव को खींचकर उठाने की कोशिश करती तो कभी अपनी बच्ची के सर को कपड़े से दबाती। फिर मैं तुरंत ही अपनी बेटी को लेकर बाहर भागी, लेकिन बाहर मैं किससे क्या कहती। तभी मुझे निशा भाभी का ख्याल आया।
मैं तुरंत ही दौड़कर उनके घर गई। शेखर भैया ने अपनी गाड़ी निकाली और हम सभी लोग अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आपने अपनी बच्ची को यहाँ लाने में अगर जरा सी भी देर कर दी होती तो आपकी बच्ची की जान चली जाती। उनकी इस बात ने तो मेरे पैरों तले की ज़मीन ही निकाल दी थी। पूरी रात मैं वहीं अपनी बेटी के पास अस्पताल में रही और मेरे आंसू थमने का नाम तक नहीं ले रहे थे। लेकिन उस रात मैंने एक पत्नी बनकर नहीं पर एक माँ बनकर फैसला लिया कि अब मैं ऐसे राक्षस आदमी के साथ हरगिज़ नहीं रहूँगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे अपनी बेटी सबसे ज़्यादा प्यारी थी। लेकिन एक तरफ सबसे बड़ा सवाल ये भी था कि मैं अपनी बेटी को लेकर जाऊंगी कहाँ, क्योंकि इस दुनिया की जो सबसे बड़ी हकीकत थी वो अब मेरे सामने आ चुकी थी कि एक लड़की का कोई घर नहीं होता, ना उसका ससुराल और ना ही मायका। शेखर भैया और निशा भाभी भी बहुत नाराज़ थे। उन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि भला कोई बाप ऐसा भी हो सकता है जो अपनी ही बच्ची के साथ ऐसा कर सकता है। मैंने फिर उनसे ही इस मामले पर मदद मांगी। निशा भाभी ने मेरा साथ दिया। उन्होंने कहा, रचना तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, बल्कि ये फैसला तो तुम्हें बहुत पहले ले लेना चाहिए था। तुम्हारी देरी की वजह से ही तुम्हारी बच्ची का आज ये हाल हुआ है। वह आदमी तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को डिज़र्व ही नहीं करता। अगली सुबह मैं अपनी बेटी को लेकर वापस निशा भाभी के घर आ गई थी। सुबह हुई और जब राजीव का नशा उचका तो वह गुस्से में तमतमाता हुआ शेखर भैया के घर आ धमका और मुझ पर तरह तरह के लांछन लगाने लगा, मेरे चरित्र पर सवाल उठाने लगा। वह इतना गिरा हुआ था, लेकिन मेरी भी अब बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी। मैंने राजीव के गाल पर एक खींचकर तमाचा दे मारा, जिससे उसका अहंकार चूर चूर होकर बिखर गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उसे थप्पड़ मार सकती हूँ। वह गुस्से में तमतमाता हुआ आग का गोला बनकर वहाँ से वापस चला गया और अगले दिन वह मेरे मम्मी पापा और सास ससुर को लेकर शेखर भैया के घर आया और उनको ये दिखाने लगा कि मैं एक चरित्रहीन औरत हूँ और अपने आदमी को छोड़कर दूसरे आदमी के घर बैठी हुई हूँ। मेरे सास ससुर और मम्मी पापा को जब मैंने पूरी सच्चाई बताई तो वह अपने बेटे में गलती निकालने की जगह मुझे ही समझाने लगे और कहने लगे कि राजीव को भी हम समझाएंगे, लेकिन इस तरह की नाराज़गी से तो तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। मेरी माँ मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी कि रचना चुपचाप अपने पति के साथ लौट जाओ, क्योंकि रहना तो तुम्हें अपने पति के साथ ही है और तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे सास ससुर कह रहे हैं ना कि वह राजीव को समझा देंगे, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। राजीव ने भी सबके सामने अच्छा बनने का ढोंग करते हुए मुझसे माफ़ी मांगने का नाटक किया, लेकिन मैं जानती थी कि अब ये आदमी कभी नहीं सुधरने वाला। मैंने तो पहले ही उसके सुधरने की उम्मीद में इसके साथ न जाने कितने साल बर्बाद कर दिए थे। मैंने राजीव के साथ जाने से साफ मना कर दिया तो मेरे ही माँ बाप मुझ पर गुस्सा निकालने लगे। मैंने उनसे कहा कि आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपके घर नहीं आने वाली और आप भी अब यहाँ से जा सकते हैं। निशा भाभी ने तुरंत ही मेरे हाथ में तलाक के कागज़ पकड़ाए जो मैंने राजीव के मुंह पर दे मारे। ये देखकर वह सभी लोग दंग रह गए। इसके बाद राजीव ने मुझे अपनी अकड़ दिखाते हुए कहा कि तेरी इतनी मजाल जो तू मुझे तलाक देगी, तेरी इतनी औकात नहीं, बल्कि अब तुझे पता चलेगा कि तूने मुझे छोड़कर अपने जीवन की कितनी बड़ी गलती की है। अब तू दर दर की टोकरें खाएगी। और राजीव ने भी तुरंत ही उन कागज़ों पर साइन करके वह कागज़ मेरे मुंह पर मार दिए और वहाँ से चला गया। आज पहली बार मुझे राजीव का किया हुआ कोई काम बहुत अच्छा लगा था। मैं अब खुद को आज़ाद महसूस कर रही थी। मेरे माँ बाप एक बार फिर से मुझे समझाने के लिए आगे बढ़े तो मैंने उनसे कह दिया कि अब आपका मुझसे रिश्ता ख़त्म हो चुका है, इसीलिए आप लोग भी यहाँ से जा सकते हैं। इसके बाद मैं अपनी बेटी को लेकर तैयार होने लगी, क्योंकि निशा भाभी और शेखर भैया मुझे इलाहाबाद भेज रहे थे। निशा भाभी की बहन वहाँ पर एक एनजीओ चलाती हैं और मैं उनके पास ही जा रही थी। कुछ घंटों का सफ़र तय करके मैं वहाँ पहुँच गई। मैंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई तो कर ही रखी थी। निशा भाभी की बहन ने मुझे अपनी पहचान के एक स्कूल में टीचर के पद पर नौकरी दिलवा दी और वहाँ पर टीचर्स के लिए हॉस्टल में रहने की व्यवस्था भी थी।
मैं अपनी बेटी को साथ लेकर वहीं रहने लगी और अपनी बेटी का भी एडमिशन वहाँ नर्सरी में करवा दिया। इसके बाद मैंने बीएड का प्राइवेट फॉर्म भर दिया और वह 1 साल मेरा बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ था। लेकिन ये मुश्किलें उस समय जब मैं राजीव के साथ अपना समय काट रही थी उससे कई गुना कम थीं। जैसे तैसे मैं अपनी नौकरी के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर रही थी और फिर ऊपर वाले की कृपा रही। 1 साल के बाद मुझे सरकारी नौकरी भी मिल गई। आज मैं अपनी बेटी के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही हूँ। आज भी जब मैं पीछे पलटकर अपने अतीत को याद करती हूँ तो यही सोचती हूँ कि कभी कभी खून के रिश्तों से ज़्यादा आपके वह रिश्ते काम आते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं। इसी बीच मेरे पास मेरी छोटी बहन शीतल का फ़ोन आया और मेरे बारे में जानकर वह बहुत खुश थी। उसने मुझे बताया कि मेरे तलाक के बाद राजीव ने दूसरी शादी की, लेकिन वह ये सारी चीज़ें अपनी दूसरी पत्नी के साथ भी करता था। लेकिन उसकी दूसरी पत्नी के परिवार वालों ने अपनी बेटी का साथ दिया और उस पर दहेज एक्ट और घरेलू हिंसा का केस कर दिया। इसीलिए आज राजीव जेल में सड़ रहा है और अपने किए की सज़ा भुगत रहा है। ये खबर सुनकर मेरे दिल को जो तसल्ली मिली थी वो मैं बता नहीं सकती। मेरी माँ ने चाहा कि वह मुझसे बात करें, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया क्योंकि अब मुझे घर में किसी से भी कोई बात नहीं करनी थी। क्योंकि मेरा मानना यही था कि जब मेरे अपने मेरे दुख में ही मेरे साथ नहीं खड़े थे तो फिर सुख में वह मेरे साथ क्यों हो। सच कहूँ तो समाज की न जाने कैसी विडंबना है। आज भी वही पुरानी रूढ़िवादी सोच में हम सब जी रहे हैं, जहाँ लड़की अगर अपने ही मायके जाए तो आस पड़ोस के लोग घुमा फिरा कर पूछ रहे होते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अभी तो 10-12 दिन तक रहोगी ना बेटी, ताकि वह खुद ही अपने मुंह से ये कहने लगे कि नहीं आंटी, 4-5 दिनों में ही चली जाऊंगी। ज़्यादातर लड़कियों का मायके वाले साथ नहीं देते क्योंकि उनकी सोच यही है कि भले ही पति मार मार कर ख़त्म ही क्यों ना कर दे बेटी को, लेकिन बेटी रहेगी तो पति के साथ ही। बेटी की मायके से डोली उठती है और ससुराल से अर्थी। बस इसी सोच ने न जाने कितनी ही लड़कियों की बलि दे दी है। इसीलिए आज के ज़माने में हर लड़की को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आज की हकीकत यही है, लड़कियों का साथ कोई भी नहीं देता। हर कोई बस सिर्फ लड़कियों को समझा रहा होता है और उनसे ही समझौते की उम्मीद रखता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस कहानी पर आपकी क्या राय है वो भी व्यक्त करें। साथ ही इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।